जय हिंद टू ऑल माई रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। रिस्पेक्ट बनती है, हार्डवर्क इतना करते हैं, हमेशा कहता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ गोविला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ और आपके समक्ष लेके आया हूँ कुछ क्वेश्चंस। कुछ इकोनॉमिक्स से होंगे, कुछ आईआर से होंगे, इस तरह से क्वेश्चंस लाया हूँ। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल ये मैंने एक स्लाइड डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था ये कुछ मूवी है पद्मावत, उसमें ये दिखाए गए थे दृश्य, कुछ एक्टर्स हैं ये। तो देखिए ये मैंने क्यों कहा है, ठीक है। यहाँ पर रणवीर सिंह, और ये नाम मुझे याद नहीं है, कल मैंने बोला था हर ज्ञान होना भी अज्ञानता होती है। तो देखिए ये मैं क्यों लाया हूँ। देखिए अगर आप सतीश चंद्र पढ़ेंगे और ये पद्मावत देखेंगे तो सतीश चंद्र बुक में पहले इसके ये जो पात्र हैं इसे देख लेते हैं। ये अलाउद्दीन खलजी हैं, ये अलाउद्दीन खलजी, जो दिल्ली सल्तनत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो खलजी वंश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, खलजी डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा। वहीं पर खलजी के, ये अलाउद्दीन खलजी के जो एक स्लेव गुलाम थे, इनका नाम था मलिक कफूर। क्या नाम था? मलिक कफूर। तो जब आप मूवी देखेंगे तो मूवी में आपको दिखेगा कि जलालुद्दीन को मारते समय अलाउद्दीन साहब जो हैं अपने ससुर जी यानी कि जलालुद्दीन को मार देते हैं गद्दी में बैठने के लिए, और वहां पर आपको मलिक कफूर दिखेंगे मूवी में। परंतु जब आप सतीश चंद्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जलालुद्दीन जब मरा उसके काफी समय बाद मलिक कफूर मिला किसे? अलाउद्दीन खलजी को। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि मूवीज देखना कोई बुरी बात नहीं, काफी कुछ डेटा हमें मिलता है, परंतु वो डेटा ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि जो मूवी बनती है वो टीआरपी के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। तो इसीलिए मूवी के बेस पर आंसर लिख के मत आइएगा इसको। जो भी ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे यहाँ पर सतीश चंद्र का मैंने नाम लिया है, मध्यकालीन के लिए ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उसका डेटा हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हमने क्या सीखा कि जो मलिक कफूर है ये जलालुद्दीन की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन खलजी को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं एक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से, ठीक है। न्यूज में हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? ये FRBM जो है न्यूज में हाईलाइटेड है, तो इसीलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परंतु जो प्राथमिक जिम्मेदारी है इसकी क्या है FRBM की? पहले तो देखिए FRBM के बारे में देख लेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि कानून द्वारा लाया गया है, एक्ट द्वारा लाया गया है। तो ये 2003 में लाया गया। तो इससे संबंधित जो एक्ट है वो कौन सा है? 2003। मैंने हमेशा कहा है एग्जाम में आपको ये याद रखना होता है, 2003 याद रखेंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा है क्या? हो सकता है ना, खर्चे कम हो, बढ़िया है, खर्चे तो कम ही होने चाहिए। टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिले। टू रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट को रिड्यूस करने वाली बात भी है। टू इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, बिल्कुल, ये सभी सही है, पर इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? वो है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। मुझे उम्मीद है आप फिस्कल डेफिसिट जानते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट जानते हैं। रेवेन्यू मतलब होता है ऐसे खर्चे जो रोजमर्रा के होते हैं सरकार के, और फिस्कल डेफिसिट से क्या होता है? इसमें ऐसे खर्चे होते हैं जिससे सरकार एसेट्स बनाती है, जिससे आगे चलकर कमाई हो सके। तो याद रखेंगे फिस्कल डेफिसिट के लिए NK सिंह जो कमेटी है, जो आपको पता है वित्त आयोग, जो हमारा 15वां वित्त आयोग है, उसके मुखिया हैं, उन्होंने बता रखा है कि फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो 3% का होना चाहिए, 3% मेंटेन करना चाहिए फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो इसीलिए ये बात याद रखेंगे, 3% वाली बात। कितना मेंटेन होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट? 3%। और ये जिम्मेदारी FRBM अच्छी तरह निभा रहा है, कोशिश कर रहा है इस चीज को, ठीक है। और रेवेन्यू डेफिसिट के लिए कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो हो वो जीरो हो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो? जीरो हो। परंतु फिस्कल डेफिसिट को अगर मैं जीरो करवा दूं, मान लेते हैं जीरो करवा दें, तो गलत है। इससे ये पता चल रहा है कि आप जो बड़ी बड़ी रोड हैं, बड़े बड़े मेट्रोज के प्रोजेक्ट हैं, उसको बना ही नहीं रहे। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आपको, है ना, लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट में तो आप रहेंगे ही, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट को कितना तय किया है? 3%। तो ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपके लिए न्यूज लेके आया हूं। इंडिया और कतार का जो एक रिश्ता कायम हुआ था, वो रिश्ते को आप देखेंगे लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं 2023 में। इस वर्ष 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता है ना, 50 साल पूरे हो गए हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में ये याद रखेंगे, देखिए कंट्री का नाम है कतार, है ना, कतर है। कतर की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, क्या है? दोहा है। इसकी जो करेंसी है, इसकी है कतर रियाल, रियाल इसकी करेंसी है, ये बात याद रखेंगे। ओके, 2 पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा कतर है, ये वाला हिस्सा।
जो पर्शियन गल्फ है ना, पर्शियन गल्फ जो है उसके पश्चिम में ये पड़ता है, तो इसे देख लीजिएगा। और ये एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है सऊदी अरेबिया। आई रिपीट, एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है सऊदी अरेबिया। तो हम देखते हैं आगे, 50 वर्ष पूरे हो गए, तो देखते हैं इनके आपसी संबंध कैसे हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 1973 से लिंक कर लीजिए इसे केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस से याद रखिएगा, केशवानंद भारती केस हमें याद रहता है, और उससे लिंक कर दीजिए कतार को, वहां से कतार से हमारा संबंध है। तो आगे बढ़ते हैं। कतार इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एलएनजी। एलएनजी का ये लार्जेस्ट सप्लायर है भारत के लिए। एलएनजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, है ना, नेचुरल गैस होती है, उसको जब हम -266 फ़ारेनहाइट में जब उसे कर देते हैं कंप्रेस, तो वो गैसियस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड। ओके, यहीं से एक प्रश्न बन रहा है, क्या आप जानते हैं कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि फ़ारेनहाइट दे देंगे और बोलेंगे सेल्सियस में से कन्वर्ट करिए, या सेल्सियस देंगे पूछेंगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत आसान है। F लिख दीजिए, C लिख दीजिए। क्योंकि ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो फ्रांस हमेशा पश्चिम की तरफ पड़ता है और चाइना हमेशा पूर्व की तरफ पड़ता है, तो इसे याद रखिएगा। तो इसको F इजिकल टू, F से फ़ारेनहाइट भी हो गया, इसको लिखिएगा 9/5 C + 32। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फ्रांस, चाइना, और ये आपने याद रखना 9/5 और 32। इससे आप कोई भी, चाहे उसने फ़ारेनहाइट दिया तो उसको सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, या सेल्सियस में दिया है उसको आप फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे, एलएनजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसका सबसे बड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिजल्ट देखिए, हमेशा कहता हूँ अपनी फोटो को इसमें इमेजिन करिए। जब आप पहली सोच रखेंगे तभी परिश्रम करेंगे, और परिश्रम में होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन आता है अनुभव से, और हमारी जितनी भी फैकल्टी है इतनी वेल क्वालिफाइड है, काफ़ी तजुर्बा लिया है उन्होंने, उसके बाद आपको मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। तो ये कोर्स आपने लेना है, हमारा आगे आएगा तो लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कल्चरल रिलेशन। सबसे पहले देखते हैं जो किसी भी चीज को जोड़ती है वो जोड़ती है संस्कृति, संस्कृति जोड़ती है, राइट। तो देखिए कल्चरल रिलेशन कैसा है, देखिए हमारा, आपको पता होगा कि भारत की तरफ से इनिशिएट किया गया था कि भैया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे योग दिवस। और योग की तो आपको पता ही है, हमारे देश से निकला है ना, पतंजलि साहब। तो इसीलिए जब ये कहा गया, भारत ने कहा हम इसे स्पॉन्सर करेंगे, ऐसा वैसी बात उठाई गई, तो कतार ने कहा हम इसे कोई स्पॉन्सर करेंगे। यानी कि कतार ने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। किसमें? इंटरनेशनल योगा डे को डिक्लेयर करने के लिए 21 जून को। जो आपको पता है 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे, क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है ये नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उस दिन सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे अच्छी तरह। फिर देखेंगे यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात उठ रही है, यूएन जनरल असेंबली में ये बात की गई थी। यूएन को भी हम देखेंगे, अभी देखते हैं पहले से। कतार हैज अलाउड प्रैक्टिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आयुर्वेदा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ऐसा होता है कि जो, जैसे वो लोग वहाँ के जो डॉक्टर होते होंगे कतार के, राइट, वो दवाई लिखते होंगे और साथ में वो कहते होंगे कि आप ये आयुर्वेद की ये दवा भी लीजिए, इससे आपका जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी। तो यानी कि कतार खुद मानता है, कतर खुद मानता है कि आयुर्वेद जो है काफ़ी मजबूत है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर थोड़ा यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन को देखिए ऐसा था, आपको पता है 1939 से 1945 तक युद्ध चल रहा था, ठीक है। और यहीं पर आपको पता है एक एलीट पावर थी और एक्सेस पावर थी। एक्सेस पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस पावर में कौन था? जर्मनी, यानी कि बर्लिन था, रोम था और टोक्यो था, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, इतना अभी याद रखेंगे। जर्मनी यानी कि बर्लिन को याद रखिएगा, रोम को याद रखिएगा, टोक्यो। इनके विरुद्ध लड़ रहे थे अमेरिका, यूके, सब लोग मिलके। तो इसीलिए जो यूएसए, अमेरिका, ये लोग थे, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक समूह बनाया, ठीक है। ये लोग सब ने गैदरिंग करी कब? 1942 में इन्होंने गैदरिंग करी थी 1942 में, ओके, जिसमें यूएन नाम पहली बार आया। अच्छा, यूएन नाम 1942 में इन्होंने गैदरिंग करी थी। यूएन नाम किसने दिया है? आप बता सकते हैं यूएन नाम किसने दिया? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य जिसे आप कहते हैं। अच्छा, ये जो नाम दिया है, ये दिया फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, याद रखिएगा, ये नाम दिया है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, यूएन के उस समय प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो देखिए 1942 में युद्ध चली रहा है,
तो चलिए सब देश यहाँ पर आते हैं, मतलब कुछ देश यहाँ आते हैं मिलके, हाँ भाई हम लड़ेंगे, एक्सिस के विरुद्ध लड़ेंगे, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं 1945 में आपको पता है युद्ध समाप्त होने की कगार पर है। 1945 में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो 50 देश हैं वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। 50 देश क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहीं से एक निष्कर्ष निकलता है, कानूनी पेज बाहर आता है, उसे हम चार्टर कहते हैं। चार्टर एक तरह का संविधान समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको संविधान पढ़ा रखा है उस तरह का ही था। संविधान सभा के सदस्य थे, सबने हामी भरी तो एक संविधान बन गया, वैसे ही चार्टर था। 50 देश बैठे थे इस कॉन्फ्रेंस में, 1945 में चार्टर साइन हुआ। तो यही चार्टर आगे चल के क्या बनता है, यूएन। और इस यूएन को इसने 6 भागों में बांटा है। यूएन जनरल असेंबली, पहली जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोसॉक कहते हैं उसे, और एक ट्रस्टीशिप है, ट्रस्टीशिप। अब क्वेश्चन है सर ये तो 6 लिखा दिया आपने, वर्तमान में तो 5 हैं। बिल्कुल, जो ट्रस्टीशिप है ये 1994 में बंद कर दी गई है, याद रखेंगे एग्जाम वाइज। तो यूएन के बारे में भी मैंने आपको डेटा दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे कि यूएन के बारे में मैंने आपको दे दिया। तो यूएन जनरल असेंबली, यूएन का ही एक भाग है। यूएन जनरल असेंबली में ये बात उठाई थी इन्होंने, ठीक है, याद रखेंगे, सपोर्ट किया भारत को। अच्छा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे कि हमारा इनके साथ कैसा संबंध है। डिफेंस और सिक्योरिटी की बात की जाए तो एक होता है डिमडेक्स, याद रखेंगे डिमडेक्स, DIMDEX। ये 2 साल में एक बार होता है। डिमडेक्स 2 साल में एक बार होता है। ये इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन की जाती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है, इसमें काफ़ी देश आते हैं, जिसमें ज़्यादातर भारत और जो कतर है वो भी इसमें शामिल है। तो डिमडेक्स को याद रखेंगे, 2 साल में एक बार होता है। ऐसे भी क्वेश्चन देखे जाते हैं, 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। ऐसा वेरिएशन पूछ देते हैं आपसे कि साल में 2 बार तो नहीं होते, नहीं, 2 साल में एक बार। आगे देखेंगे जैर-ए-बार। देखिए मैं कतर से तो हूं नहीं, तो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो प्लीज टॉलरेट। जैर-ए-बार ये एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है, समुद्र में की जाती है, भारत और कतर के मध्य, भारत और कतर के मध्य। तो याद रखेंगे जैर-ए-बार। अब इकोनॉमिक ट्रेड देख लेते हैं कैसा इनका और हमारा व्यापार है। अरे भैया बहुत अच्छा व्यापार है, $15.03 बिलियन का व्यापार हुआ था हमारा। बायलेटरल ट्रेड हुआ था, बायलेटरल मतलब 2 लोगों के बीच, कतर और भारत के बीच। 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना हुआ था, $15.03 बिलियन। माय गॉड, इट्स गुड। और आपको पता है लगभग 80 लाख इंडियंस जो हैं कतर में रहते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना रेमिटेंस आता है। रेमिटेंस मतलब वो लोग पैसा जो भारत में भेजते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा देख लीजिए इंडिया और भारत की क्या स्थिति है। याद देखिए, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको, देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं आयात और निर्यात की बात करूं तो हर देश कोशिश करता है कि उसका जो निर्यात है यानी कि एक्सपोर्ट है वो बढ़कर रहे इंपोर्ट से, यानी कि निर्यात ज्यादा रहे इंपोर्ट से, क्योंकि जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो पैसा आता है। पैसा ज्यादा आएगा नहीं आएगा, अगर ये स्थिति होगी तो पैसा ज्यादा आएगा, इसी के विपरीत स्थिति होगी तो पैसा जाएगा। तो इसमें ये मैंने दिखा रखा है आपको, देखिए इसमें क्या, इंडिया एक्सपोर्ट टू कतर, एक्सपोर्ट कितना करता है 1.83 बिलियन, परंतु इंपोर्ट कितना करता है 13.19, यानी कि भारत से पैसा ज्यादा जा रहा है कतर की तरफ, ठीक है, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो भारत के लिए डेफिसिट फॉर्म है, डेफिसिट है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट न्यूज है आपकी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक होता है, जैसे भारत में 2 तरह के एक्सचेंजेस होते हैं, NSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, एक BSE होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें आप रिसर्च जरूर करिएगा, ठीक है, NSE और BSE, ठीक है। उसके जो सेंसेक्स होते हैं जरा आप देखिएगा क्या नाम है उनका, NSE और BSE का, और देखिएगा NSE में ज्यादा पुराना है या BSE का, ठीक है। तो इन न्यूज था ये, क्यों था भैया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। परमिशन मिल गई है सेबी से। सेबी मैंने आपको बताया था 1992 में फॉर्म हुआ था। सेबी ही है ऐसी अथॉरिटी है जो चेक करती है, जो शेयर्स में डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, उसको सब रेगुलेट करती है सेबी। तो सेबी ने परमिशन दे दी है कि अब एक नए तरह के स्टॉक एक्सचेंज आएगा जो कहलाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ठीक है, SSE क्या है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, राइट। देखिए SSE इज अ सेपरेट, मतलब ये कैन हेल्प सोशल एंटरप्राइजेस टू रेज फंड। देखिए ऐसा होता है बहुत सारे, इसको ऐसे समझिए, सिंपल सा मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं मैं माफ कीजिएगा, देखिए मैं कोई बिजनेस करता हूं, राइट, मैं कोई स्टार्टअप करता हूं और मेरा मेन मुद्दा है प्रॉफिट। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या है, उससे समाज में क्या इंपैक्ट आएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं कोई ऐसा स्टार्टअप शुरू करता हूं, जैसे एक एडुकेशन है जो हम कर रहे हैं, तो इससे आप क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, समाज में एडुकेशन फैला रहे हैं। और एडुकेशन आप जानते हैं, एडुकेशन क्या करती है, समाज को समाज बनाती है, ओके।
तो हम कहीं ना कहीं समाज के लिए काम कर रहे हैं। अब समझ लीजिए मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं मुफ्त में लेक्चर आ रहे हैं, तो ये समाज के लिए तो कर रहा हूँ, मैं नॉन प्रॉफिट काम कर रहा हूँ ना। अब जब मैं नॉन प्रॉफिट काम करूंगा तो मेरे पास जो मेरे रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो मेरे एक्सपेंस कॉस्ट आता है, वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि मुझे फंड मिले पब्लिक से फंड मिले, क्योंकि मैं नॉन प्रॉफिट काम कर रहा हूं। तो फंड कहां से आएगा? तो फंड के लिए अब मैं क्या करूंगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने जो शेयर्स हैं उसको लिस्ट करती है ना, तो जनता क्या करती है, उसको इन्वेस्ट करती है। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे, जनता अब यहां इन्वेस्ट करेगी, पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, तो पब्लिक को रिटर्न कोई नहीं मिलेगा, डिविडेंड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वो जैसे वो दान कर रहे हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, एज अ कंपनी मैं प्रयास कर रहा हूं, वो लोग दान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दान के रूप में प्रयास, मतलब योगदान कर रहे हैं वो लोग, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे, और हम लोग अपने काम से समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, यहां पर काम हो रहा है समाज के लिए, नॉन प्रॉफिट, ठीक है। तो यही बात इसमें की गई है कि क्या उठेगा, रेस फंडिंग होगी, हेल्प सोशल एंटरप्राइजेज जो समाज के लिए काम करते हैं, फंडिंग उठाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ने से आप देखेंगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन करिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे अपडेट्स होते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, नए नए अपडेट्स जो हमारी रिसर्च करती है टीम अपडेट डालती है, बुकलेट्स होती हैं, पीडीएफ होते हैं। तो आप इसको फटाफट ज्वाइन करिए और डाउनलोड करिए और अपनी एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है उसको बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस। देखिए सोशल एंटरप्राइजेस दो तरह की होती है, जो मैंने अभी बात कर रहे थे। एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट और एक होती है प्रॉफिट, और इसमें ज्यादातर डील हम किसमें करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि जैसा मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि वो ज्यादातर काम नॉन प्रॉफिट के लिए कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कम से कम 67% जो कोई स्टार्टअप है या कोई भी कंपनी है या कोई एनजीओ है, वो अपना जो राजस्व है, रेवेन्यू है, कम से कम 67% जो है पिछला 3 साल इमीडिएट प्रीसीडिंग, पिछला 3 साल, जैसे ये क्या चल रहा है 2000 कौन सा वित्तीय वर्ष चलेगा, 2023-24 चलेगा, तो पिछले वाला 22-23 और 21-22, ठीक है, ऐसे 3 वर्ष। रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटी मेंबर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, मतलब कम से कम मेरा जो 67% रेवेन्यू है, कम से कम, ज्यादा तो 100% भी हो सकता है, कम से कम 67% मेरा जो खर्चा हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, समझ लीजिए खर्चा कर रहा हूँ, वो मैं कहीं ना कहीं समाज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात इसमें उठाई जा रही है। ये देखिए एक्सपेंडिचर, और कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू भी ऐसा नहीं कि मैं कॉमर्शियलाइज करके रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो मतलब सिंपल सा मैं बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे, 67% जो एक्सपेंडिचर है मेरा, वो मैं किसके लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। ये बात याद रखें, 67% है एक्सपेंडिचर, ओके। और जो 67% रेवेन्यू मेरा जनरेट होगा, है ना, जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो जनरेट होगा, वो इस दान रूप से ही आएगा, ठीक है। देखते हैं आगे कैसा काम करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब जो एसएससी है, देखिए होता क्या है, सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि लोग फिर आपके शेयर्स खरीदेंगे, उनको तो ये उम्मीद है कि आप समाज के लिए कुछ काम करेंगे, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि मन में लालच आ जाए, है ना, फिर हम जो पैसा ले रहे हैं समाज के लिए, हम समाज में लगा ही नहीं रहे, है ना। अब क्या, तो इसको इसको ऑडिट करने के लिए, समझ लीजिए देखरेख करने के लिए एक गवर्निंग जो काउंसिल है, एक परिषद बनाई जाएगी जो सारा प्रशासन देखेगी, एक परिषद बनाई जाएगी, गवर्निंग काउंसिल बनाई जाएगी। तो इसमें देखिए नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। एवरी एसएससी शैल रिक्वायर टू हैव एसएससी गवर्निंग काउंसिल, जितने भी एसएससी होंगे, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे कोई भी हो, मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि उनके पास क्या होगी, एसएससी गवर्निंग काउंसिल। याद रखिएगा ये बात, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एलिजिबल एक्टिविटीज, एलिजिबल क्या है, जैसे मैंने बताया था किन किन जो जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्या हम एलिजिबल हैं, लेट्स सी। तो यहां पर है इंटर एलिया, मतलब होता है, इंटर एलिया मतलब है इनके अलावा भी हो सकता है, अन्य भी हो सकते हैं, फिलहाल जो मेन है वो हम देख रहे हैं। तो इरेडिकेशन हंगर, अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जैसे भूखे लोगों को खिला रहे हैं, खाना फ्री में बांट रहे हैं। पॉवर्टी, गरीबों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। माल न्यूट्रिशन, जिनको पूरी तरह खाना नहीं मिल पा रहा, उसके लिए काम कर रहे हैं। इनइक्वालिटी की जा रही है। प्रमोटिंग एजुकेशन, वो हम कर रहे हैं, ओके। एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड, डिजास्टर मैनेजमेंट, कहीं पर कोई भूकंप आ गया, हम जा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह का आप देखेंगे, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है। क्या मुझे सर ये याद करना है? हाँ, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट दे सकता है, वो स्टेटमेंट में घुमा सकता है। जैसे कुछ भी ऐसा बिजनेस दे सकता है, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ लाइवलीहुड में, क्या मैं एसएससी के लिए एलिजिबल हूँ, इस तरह की बात है, ठीक है। तो एक बार इसको पूरी तरह चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्व ज्ञान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा कोर्स है सर्व ज्ञान, जिसमें 2 चरण है। प्रयास, जिसमें जीएस पढ़ाया जाता है हमारी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा, और दूसरा है संकल्प, जिसमें टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि हमारा लेवल क्या है। इट्स नॉट अबाउट क्लियरिंग द पेपर, इट्स अबाउट गेटिंग इनटू द मेरिट। मेरिट में होना जरूर होता है, राइट। तो ये सारा कॉम्बो पैकेज आपको मिलेगा, जिसमें जीएस पढ़ाया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगी, ये आपको पड़ेगा केवल 5499 ओनली,
ओनली 5499। ओके, जल्दी से एनरोल करिए, फिर मिलते हैं। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं, वो है मैंग्रोव इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट से न्यूज़ है और ज्योग्राफी से भी है, क्योंकि मैंग्रोव देखिएगा, मैंग्रोव क्या होते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि एक सी है, सी लेवल है और ये लैंड है, पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी पे भी कुछ आपको पेड़ दिख रहे हैं, राइट। तो मैंग्रोव की खूबसूरती है कि ये ब्रैकिश वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर ऐसा होता है जहाँ पर मीठा पानी, नदियों का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी, उसमें ये सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि सॉल्टी वाटर में भी ये हो सकते हैं। तो ये खूबसूरती है और इनके होने की वजह से काफ़ी यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये बहुत माफ कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनवायरनमेंट के लिए, राइट। तो आगे देखते हैं क्या हमारी न्यूज़ में है। यूनियन बजट, देखिए बजट 23-24, इस बार के बजट में एक स्कीम को अनाउंस किया गया है, मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मिस्टी स्कीम किससे संबंधित है? ये है आपके मैंग्रोव से संबंधित है। जैसे आपने देखा होगा भारत का जो सुंदरबन वाला एरिया है, सुंदरबन डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, तो वो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट से भरा पड़ा है, राइट। मिस्टी का एम क्या है? ये जो स्कीम है मिस्टी का पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। मिस्टी स्कीम एम है मैंग्रोव प्लांटेशन, मैंग्रोव को और ज्यादा प्लांट किया जाए कोस्ट लाइन पे, क्योंकि कोस्ट लाइन क्या होती है? जो लाइन होती है जो डिवाइड करती है समुद्र और जो मेन जमीन होती है जिसमें इंसान रहते हैं, तो वो जो कोस्ट लाइन होती है वहां पर ये उग सकते हैं, तो इसको और उगाने की बात की जा रही है, ठीक है। और सॉल्ट प्लान लैंड, जहां पर ऐसा पानी होता है जो बहुत सॉल्टी होता है, वहां पर भी उग जाएंगे, राइट। अबाउट मैंग्रोव, अबाउट देख रहे हैं, मैंग्रोव जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल की कोस्ट लाइन में पाए जाते हैं। देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका देखेंगे, रुकिए इसको एक सेकेंड, मानते हैं ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये आपकी कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे, ये नीचे वाली है मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, ठीक है। तो ये वाला एरिया कहलाता है, ये बीच वाला एरिया कहलाता है ट्रॉपिकल, ये कहलाता है ट्रॉपिकल। इससे ऊपर वाला एरिया कहलाता है सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ये चीज नीचे भी आएगी सब ट्रॉपिकल, और ऊपर जो है आपके जो पोलर दो ध्रुव होते हैं वो कहलाते हैं आपके पोलर एरिया। तो क्वेश्चन क्या है, पोलर में तो बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड, वहां पर तो मतलब आप पेड़ पौधे तो दिखेंगे नहीं आपको, ठंड इतनी ठंड है, तो उस ठंड में तो हो ही नहीं सकते। और जो पोलर होता है, जो ट्रॉपिकल होता है, यहाँ पर जो औसतन बारिश होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर औसतन तापमान हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको पता ही है हवा का एक सिद्धांत होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसी वजह से बारिश होती है। तो इस वाले जो ट्रॉपिकल रीजन है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, वहां पर हमेशा बारिश औसतन बारिश ज्यादा होती है। तो व्हाट इज सब ट्रॉपिकल रीजन ऐसा होता है जिसमें कुछ विशेषताएं पोलर रीजन की होती हैं और कुछ विशेषताएं ट्रॉपिकल रीजन की होती हैं, तो इसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो यहां पर क्या आ रहा है देखेंगे कि ये जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में जो वहां जितने भी समुद्र है, वहां पर जो लैंड के बगल में समुद्र है उसकी जो कोस्ट लाइन है वहां पर ये आराम से उग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। दे हैव बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कोस्टल वुडलैंड नाम से, टाइडल फॉरेस्ट नाम से, मैंग्रोव फॉरेस्ट नाम से। तो ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये कौन है, ठीक है। जैसे पूछ लेंगे कि टाइडल फॉरेस्ट किसका होता है, वो मैंग्रोव का होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट न्यूज है ये साइंस से है आप रिलेटेड, और बड़ी मतलब जान के कभी खुशी की बात है ये। आई मीन इट्स वेरी गुड थिंग फॉर द इंडिया, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ तवज्जो दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? जिससे कि जो हम आयात कराते हैं क्रूड ऑयल का वो कम से कम हो। ओके, तो देखिए अब हमारे वहाँ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं कैसे चलते हैं? बैटरी से चलते हैं, राइट। और बैटरी भी क्या इस्तेमाल होता है बैटरी में? लिथियम। अब लिथियम भी हमें काफी आयात कराना पड़ता था क्योंकि लिथियम हमारे वहाँ ज्यादा होता नहीं था, परंतु हाल ही में ये देखिए फर्स्ट टाइम लिथियम इंफ्रारेड सोर्सेज G3 मतलब होता है उसका एक ऐसा वर्जन जो स्टार्टिंग वाला होता है, ठीक है। इन्फर्ड रिसोर्स मतलब इनिशियल स्टेज में जो पाया जाता है, जैसे कच्चा जो पाया जाता है ना, जैसे यूरेनियम जो होता है, जैसे बम बनाते हैं वो 238 फॉर्मेट में मिलता है, वो उसका कच्चा वर्जन है 238। उसको जब हम और रिफाइन करते हैं 235 बनाते हैं तब उसे बम बना पाते हैं। तो वैसे ये मिला है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कच्चा मिला मतलब मिला है। तो लिथियम से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। अब लिथियम हमारे किस काम आएगा? पहले तो ये देखिए यहां पर से समझिए, एक सेकेंड। लिथियम रिसोर्सेस 5.9 मिलियन टन्स ये मिला है। एक डिस्ट्रिक्ट है रेसी डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? रेसी डिस्ट्रिक्ट। जम्मू की ही ऊपर पड़ती है, बिल्कुल नॉर्थ में,
क्योंकि आपको पता है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अलग अलग कर दिया गया है, तो ये जो जम्मू के ऊपर है, डायरेक्ट ऊपर है, रेसी डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ये अमाउंट है 5.9 मिलियन टन्स का। माय गॉड, इट्स वेरी गुड। तो अब जो हमारा आयात था इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वो अब और कम हो गया, ठीक है। तो हो सकता है जो बैटरीज इंस्टॉल होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो उनकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो इस बहाने से जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो काफी महंगे हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए, दिस में बी द 7th लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द रेयर एलिमेंट। 7th लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, 7th लार्जेस्ट में आएगा, 7th लार्जेस्ट। आगे देखेंगे, ऐसा नहीं था कि पहले भी भारत में ये पाया गया था, लिथियम रिजर्व पाया गया था। कहां पाया गया था? कर्नाटका में। कर्नाटका का जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। कर्नाटका का क्या? मांड्या डिस्ट्रिक्ट। पर ये ना के बराबर था, ठीक है। पर ये भी क्योंकि अब ये मिला है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये क्वेश्चन बन जाता है, पहले का मिला था कर्नाटका में, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। और लिथियम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भारत में? ज्यादातर एनर्जी सोर्स के लिए, और बाकी एनर्जी सोर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है एनर्जी के लिए, राइट, और लाइट वेट होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सर्वज्ञान जो हमारी मैगजीन है, जो टेस्ट बुकलेट हमने तैयार करी है जीएस के लिए, वो रेडी है। आप आइए, टेलीग्राम से जुड़िए और इसे डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। जब एग्जाम में बैठेंगे वही क्वेश्चन आपको दिखेगा, तो मुझे उम्मीद है आप सिलेक्शन तो लेंगे ही और बाकियों तक भी ये बात पहुंचाएंगे। तो देखिए, यहीं से मैंने आपको काफ़ी न्यूज़ पढ़ाई है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती है, और शाम को आपको पता है ज्योग्राफी वाले सर और इकोनॉमिक्स वाली मैम आपको स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ देते हैं। तो इनका ब्लेंड करिए और फिर एग्जाम में बहुत अच्छी रैंकिंग लाइए। तो यहीं से मैं एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।